हेलो बच्चों, एल्गी सीरीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसकी जो इम्पोर्टेंस है, इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इवन उसके वीडियो भी हमने बनाए हैं। और जो क्लासिफिकेशन है एल्गी का, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब एल्गी स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसके जो फीचर्स हैं जो एनसीईआरटी में आते हैं, तो उन फीचर्स को हमने लाइव क्लास में डिस्कस किया था बेटा। अब लाइव क्लास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेट की प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है। तो कई बच्चों की रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि सर वो जो स्टार्टिंग का जब एल्गी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में जो फीचर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक, कम से कम वो एक हम दोबारा डिस्कस कर लें या उसका एक वीडियो बना दो सर। तो ठीक है, अब उसका मैं वीडियो बना देता हूँ जिससे कि आपको उसको समझने में आसानी रहेगी। देखिए, जब अपन स्टार्ट करते हैं ना एल्गी, हम अगर एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन पढ़े बेटा, तो फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है कि उसकी फर्स्ट लाइन उस एल्गी की हैबिट के बारे में बता रही है। हैबिट के साथ साथ एक तरह से उसकी वो डेफिनेशन भी हो गई। कैसे? ऐसे कि जैसे एल्गी है, हिंदी में कहेंगे शैवाल, तो वो क्लोरोफिल युक्त जरूर होगी। मीन्स कि क्लोरोफिल बियरिंग है तो ऑटोट्रॉफिक जरूर होगी। ऑटोट्रॉफिक का मतलब स्वयं पोषी, कि अपना भोजन खुद बनाती। तो ऑटोट्रॉपिक है, क्लोरोफिल बियरिंग है और थैलाइड स्ट्रक्चर है। थैलाइड का मतलब क्या? थैलाइड का मतलब कि जिसमें न जड़ हो, न तना हो, न पत्ती हो। मीन्स कि न रूट है, न स्टेम है, न लीफ है। डिफ्रेंशिएटेड नहीं है बॉडी। बॉडी जब डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? थैलाइड स्ट्रक्चर। ये इसकी हैबिट को बता रही है। कैसे कर रही है? डिफाइन भी कर रही है फर्स्ट लाइन, एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन, और उसकी हैबिट को भी बता रही है कि क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल थैलाइड एंड ऑटोट्रॉपिक जो स्ट्रक्चर है प्लांट्स में, प्लांट किंगडम में, वही एल्गी है। ब्रायोफाइटा पे जब हम चलेंगे ना, तो ब्रायोफाइटा में हम क्या देखेंगे कि वहां भी रूट, स्टेम और लीव्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते वहां भी, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लग जाती है। यहां भी होंगी लास्ट में जाके, रोडोफाइसी में, कुछ फियोफाइसी में, हालांकि कुछ क्लोरोफाइसी में जैसे कारा, यहां भी ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत डेवलप एल्गी में रूट जैसी, स्टेम जैसी, लीव जैसी डेवलप होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप एल्गी में। ब्रायोफाइट में हम इसको ज़्यादा ही मॉडिफाइड होता हुआ देखते हैं। इवोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही हुआ है वहाँ पर। फिर उससे ज़्यादा टेरिडोफाइटा में, उससे ज़्यादा फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसके हायर प्लांट्स में। तो यहाँ थैलाइड स्ट्रक्चर जो है, थैलाइड का मतलब समझ में आ रहा होगा कि जिसमें न रूट है, न स्टेम है, न लीफ है। ठीक? तो थैलाइड स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल बियरिंग है, ऑटोट्रॉपिक है। ये इसकी हैबिट के बारे में बात हो गई। जहां तक हैबिटेट के बारे में बात है, तो हैबिटेट में कोई वेरिएशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। जो कॉमन बात है वो कि कुछ ना कुछ मॉइस्ट एक्वाटिक रीजन जरूर मिलना चाहिए, वहीं पर एल्गी मिलेगी। अब वो फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है और मराइन वाटर में भी मिल सकती है। फ्रेश वाटर में मिलने वाली एल्गी बहुत सारी हैं। नेम सुना होगा, यूलोथ्रिक्स, आपने खूब नेम सुना है, क्लेमाइडोमोनास, है ना, स्पायरोगायरा, ये सब फ्रेश वाटर की हैं। मैराइन वाटर में चले तो ब्रेकिश वाटर। अच्छा, ब्रेकिश वाटर कौन सा होता है? हिंदी में कहेंगे खारा पानी, ब्रेकिश वाटर। और नेक्स्ट आ रहा है साल्ट वाटर, जहाँ सैल्टिनिटी ज़्यादा होती, वो उसको बोल दिया साल्ट वाटर। तो ये साल्ट वाटर का हिंदी में अगर जब हम मीनिंग निकालेंगे तो निकलेगा लवणीय जल, यानी कि खारा पानी। और ब्रेकिश वाटर का भी हिंदी में जब मीनिंग निकालते हैं तो उसका मीनिंग निकलेगा खारा पानी। तो दोनों पानी में क्या डिफरेंसेस हैं?
ब्रेकिश वाटर वो पानी होता है जहाँ कॉमनली रिवर यानी कि नदियाँ ओशियंस में जाके या सी में जाके मिलती हैं। जस्ट लाइक बोले तो उसको एस्चुरी इलाका बोल सकते हैं, एस्चुरी वाला रीजन, एस्चुरी वाला क्षेत्र, एस्चुरी वाला एरिया, जहाँ फ्रेश जो रिवर का वाटर है वो फ्रेश है। तो जहाँ फ्रेश वाटर मीन्स की एक तरह से बोल सकते हैं हम नॉन मिनरलाइज्ड वाटर, नॉन मिनरल वाटर मीन्स की फ्रेश वाटर, और ओशियंस का मीन्स की खारा पानी, या यूँ कह सकते हैं कि जहाँ सल्टिनिटी ज़्यादा है उसका पानी आपस में मिल रहा है, एस्चुरी वाला। वहाँ जो पानी मिल रहा है उस पानी को क्या कहते हैं हम? ब्रेकिश वाटर। उस ब्रेकिश वाटर में कॉमनली अगर हम बात करें तो फियोफाइसी, रोडोफाइसी ये ज़्यादातर मिलती हैं। फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी आती हैं, रोडोफाइसी में रेड एल्गी आती है, ये मिलेगी वहाँ पर। ग्रीन एल्गी कॉमनली अगर हम बात करें तो ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलती है, फ्रेश वाटर में। ऐसा नहीं है कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में नहीं मिलती, मिलती है लेकिन कम। ज़्यादातर ये कहाँ मिलती हैं कि या तो साल्ट वाटर में या फिर ब्रेकिश वाटर में। बुक में टेबल दी हुई है, जब हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखने की ज़रूरत है, रेड एल्गी की हम बात करें तो रेड एल्गी से रिलेटेड एनसीईआरटी में इकोलॉजी वाले चैप्टर में भी एक बात आएगी कि जब हम डेप्थ में जाते हैं, पानी में जब हम डेप्थ में जाते हैं, गहराइयों में, तो वहाँ रेड एल्गी ही देखने को मिलती है। वहाँ रेड एल्गी ही देखने को क्यों मिलती है? गहराई के पानी में यानी कि गहरे जल में, है ना, जो डीप वाटर होता है वहाँ पर रेड एल्गी ही देखने को क्यों मिलती है? तो बहुत सीधी सी सिंपल सी बात है। देखो बात क्या है, हमें पता है कि जो सनलाइट है इसके अगर हम विजुअल स्पेक्ट्रम की बात करें तो विजुअल स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर के लाइट की होती है। सबसे ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ होगी वही डेप्थ तक जाएगी, जिसकी कम वेवलेंथ होगी वो तो ऊपर ही रह जाएगी। जैसे एक छोटी सी बात समझते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि ये कोई भी एक्वाटिक रीजन है और विजुअल स्पेक्ट्रम की जो रेज है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है वो अलग अलग एरिया तक जा रही हैं, तो सबसे ज़्यादा डेप्थ तक कौन जाएगी? तो जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा तरंग की लंबाई होगी, जिसकी हिंदी में कहेंगे, प्योर हिंदी में कहेंगे तरंग दैर्ध्य, कि जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो डेप्थ तक जाएगी। और कोई भी चीज़ किसी भी कलर की हमें कब दिखाई देती है? कि जब सनलाइट उससे, कोई भी ऑब्जेक्ट उससे टकराए, देन टकरा के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आए, देन हमारी आंखों में रेटिना पे जैसी सेंसिटिविटी डेवलप होगी, जैसी सेंसिटिविटी जागृत होगी, सेंसिटिविटी जैसे ब्रेन में जाएगी, तो वही कलर हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई करेगा। तो अंडरस्टूड है कि रेड लाइट, रेड कलर की लाइट डेप्थ तक जा रही है, और डेप्थ तक जा रही है तो यही टकरा कर, यही रिफ्लेक्टेड होकर वापस आएगी। तो यहां जो भी एल्गी मिलेगी उसका कलर कैसा होगा? रेड। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि महासागर की गहराइयों में यानी कि इन डीप ओशियंस रेड एल्गी ही मिलती है। उसका रीजन हम समझ चुके हैं। रही बात कलर की कि इस रेड कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई फाइकोइरिथ्रिन है, आर फाइकोइरिथ्रिन पूरा नेम है उसका, जो क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मेरे ख्याल से बात पूरी समझ में आ गई होगी कि कॉमन जो बात आ रही है वो है एक्वाटिक, फिर वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, वो ब्रेकिश वाटर भी हो सकता है, वो साल्ट वाटर भी हो सकता है, मॉइस्टेड सॉइल हो सकती है, मॉइस्टेड स्टोन हो सकता है, मॉइस्टेड वुड हो सकता है, दीवारें हो सकती है। पुराने किलों की दीवारें आपने देखी होंगी, वहाँ पर भी एल्गी मिलेगी आपको। तो कॉमन बात क्या है कि मॉइस्टेड होना चाहिए, पानी जरूर रहना चाहिए।
यानी कि हैबिटेट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरिएशंस नहीं है। लेकिन जब हम साइज और शेप की बात करते हैं, या उल्टा कह दें कि शेप एंड साइज की जब हम बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज वेरिएशंस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज जब वेरिएशंस हैं, तो कैसे इस बात को समझ सकते हैं कि यूनिसेलुलर भी मिलते हैं। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, इवन कॉलोनिकल हो सकते हैं। एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, इवन फिलामेंटियस स्ट्रक्चर हो सकती है। फिलामेंटियस बोले तो तंतु जैसे। एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा। इसी तरह से मैसिव प्लांट बॉडी, मीन्स कि जैसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी मैसिव प्लांट बॉडी जैसे स्ट्रक्चर भी मिल सकती है। एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी में केल्प। ज्यादातर ब्राउन एल्गी ब्रांचेड स्ट्रक्चर होती है। यही नहीं, बुक में डायग्राम्स भी दिए हुए हैं। एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो उसमें डायग्राम भी दिए हुए हैं। पोलीसाइफोनिया ब्रांचेड स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक प्लांट बॉडी जैसी नजर आ रही है। तो मैसिव प्लांट बॉडी जैसी भी स्ट्रक्चर मिल सकती है। एग्जाम्पल आपके सामने है ही। यहां पर एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है कैल्प, अदरवाइज आप दूसरे एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, कंक्लूजन क्या निकला कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज वेरिएशंस हैं। ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में नीट में क्वेश्चन आ सकता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। हिंदी में बात करें तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसमें वो आपको दे सकता है कि एल्गी हैज वैरायटी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। तो सेंटेंस रॉन्ग हुआ कि करेक्ट है? तो रॉन्ग है कि हैबिटेट के बेस पे वैरायटी नहीं है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज हैज वैरायटी, ये बात सही है। तो दोनों जो लाइनें हैं उसको हम थोड़ा सा एनालिटिकल तरीके से पढ़ेंगे तो सही रहेगा। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा हम जगह खाली करते हैं बेटा, और फिर उसको डिस्कस करते हैं। इस बीच अकेले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि एल्गी में अगर हम रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में जाकर अगर हम उसको डिस्कस करते हैं तो हम यूं कहेंगे कि एल्गी में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव मीन्स की कायिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स की अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स की लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स की कायिक जनन एल्गी में एडेप्टिव, या यूं कहते हैं कि फेवरेबल एनवायरनमेंट में होगा। एडेप्टिव मीन्स की फेवरेबल एनवायरनमेंट का मतलब क्या? जब ऑक्सीजन जहां भी, जिस भी रीजन में ये रह रहे हैं, जिस भी एरिया में ये रह रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो, ज़्यादा हो, टेम्परेचर अप्रोप्रिएट हो, इनके अकॉर्डिंग हो, और उसके साथ साथ वहाँ पर सनलाइट की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी हो। ठीक, तो इन सारी जो कंडीशंस होती हैं, इन सब कंडीशंस को हम क्या कह रहे हैं? फेवरेबल एनवायरनमेंट। तो फेवरेबल एनवायरनमेंट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमनली दो मेथड से ये किया करते हैं। फर्स्ट इज फ्यूजन, जिसको बाइनरी फ्यूजन भी हम कह सकते हैं। फ्यूजन यहां पर बाइनरी फ्यूजन भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें सिंपल माइटोटिक डिवीजन होगा, मीन्स की सिंपल समसूत्री विभाजन होगा, और एक पेरेंटल सेल से दो प्रोजेनी बन जाएगी। मीन्स की ये हो रहा है बाय द माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के द्वारा ये प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हुआ है। बाय द फ्यूजन
बाइनरी क्यों बोला? द्विविभाजन। जब हम इंग्लिश में बोल रहे हैं बाइनरी फ्यूजन, तो हिंदी में कह रहे द्विविभाजन। द्वि मतलब दो, कि दो डॉटर प्रोजेनी, यानी डॉटर मीन्स की पुत्री, दो पुत्री कोशिकाएं बन रही है, दो प्रोजेनी यानी कि संतति बन रही है, इस वजह से नेम दे दिया बाइनरी फ्यूजन। तो सिंपल फ्यूजन मेथड से यहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। और नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। जब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब खंडन, हिंदी में बोलेंगे हम खंडन। खंडन का मतलब कि मान लीजिए कि ये एल्गी है और एल्गी के जितने भी टुकड़े टूट जाएं, कोई पार्ट अगर इसका अलग हो जाता है, कि जैसे मान लीजिए ये टुकड़ा टूट गया, तो ये पार्ट जैसे अलग हो गया, तो ये पार्ट एक नया एल्गी मीन्स की एक नई प्रोजेनी की फॉर्म में डेवलप हो जाता है। द मेथड इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और कौन से एनवायरनमेंट में हो रहा है? फेवरेबल एनवायरनमेंट में हो रहा है, एडेप्टिव कंडीशंस में हो रहा है। दोनों एडेप्टिव का मीनिंग हम समझ गए कि जब पानी बहुत अच्छी क्वांटिटी में हो, टेम्परेचर अप्रोप्रिएट हो, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ना हो, सनलाइट की अवेलेबिलिटी हो, देन दिस कंडीशंस आर कॉल्ड फेवरेबल एनवायरनमेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं आप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो बहुत सारे मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे सबसे पहले ज़ूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनेट, पामेला स्टेज, बहुत सारे मेथड हैं। हमारी एनसीईआरटी में ज़ूस्पोर के बारे में दिया हुआ है ना, जो कि मोटाइल स्पोर होता है। नॉन मोटाइल स्पोर्स मीन्स कि एप्लेनोस्पोर का नेम दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बुक ने इसको वाइडली नहीं समझाया है। और हिप्नोस्पोर, एकाइनेट, पामेला का तो कहीं भी जिक्र भी नहीं है। हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हालांकि नीट के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो हो सकता है अवॉइड कर दे, हिप्नोस्पोर को अवॉइड कर दे, एकाइनेट को अवॉइड कर दे, है ना, पामेला को अवॉइड कर दे। लेकिन नॉन मोटाइल में अगर हम बात करें तो एप्लेनोस्पोर को और ज़ूस्पोर को तो हमें जरूर याद रखना है, लेकिन मेथड हम सारे ही पढ़ेंगे। तो समझते हैं एक बार। एग्जाम्पल हम कोई से भी एल्गी का ले सकते हैं एग्जाम्पल, लेकिन यहां हम लेके चल रहे हैं यूलोथ्रिक्स का। तो यूलोथ्रिक्स में एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, कि जैसे मैंने सपोज करो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना दी, जिसमें ये एक बेसल सेल है जिसको हम होल्ड फास्ट भी कह सकते हैं, हिंदी में कहेंगे स्थापनांग। ये स्थापनांग हो गया। इसके ऊपर जो सेल्स मिलती हैं उसमें वॉल है सराउंडेड टू सेल, मीन्स की कोशिका के चारों तरफ जो वॉल है वो सेलुलोज हेमिसेलुलोज की बनी होती है, यहाँ पर सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन। अब ये कितनी भी सेल आप बना सकते हैं यहाँ पर, है ना, अंडरस्टूड की आगे भी होंगी, ठीक। अब एक जैसे एक यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर होती है, उसमें जो जो भी स्पेशलिटी होती है वो सब है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस मिलेगा सेंटर में, क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, यहाँ गर्डल शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इमेजिन कीजिए कि ये गर्डल शेप का यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। गर्डल शेप मतलब हिंदी में कहेंगे मेखलाकार, तो मेखलाकार ये क्लोरोप्लास्ट है, मीन्स की हरित लवक। ऐसे मैंने सभी में बना दिया है। और इसके अलावा बाकी जो सेल ऑर्गेनेली मिलते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो सब सेल ऑर्गेनेली मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक। पायरेनाइड भी बना दिया। पायरेनाइड में सेंटर में प्रोटीन होगी, देन इसके सराउंडेड स्टार्च ग्रेन्यूल्स होंगे, तो पायरेनाइड भी मैंने बना दिया। हालांकि अभी स्ट्रक्चर को हम नहीं समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर को भी समझेंगे अभी बाद में। तो ये इमेजिन कीजिए कि ये मैंने पायरेनाइड भी बना दिया। और बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ स्ट्रक्चर्स, जैसे
आई स्पोर्ट वगैरह वो सब भी मिलेंगी, खासतौर से क्लेमाइडोमोनास वगैरह में। लेकिन अभी स्ट्रक्चर समझना हमारा मकसद नहीं है। अभी जो हम समझना चाह रहे हैं वो समझना चाह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, और वो भी डिफरेंट मेथड से। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ज़ूस्पोर की। ज़ूस्पोर जो इसमें बन रहे हैं एल्गी में, वो एडेप्टिव मीन्स की फेवरेबल एनवायरनमेंट में बनेंगे, है ना। नोट करना ध्यान से कि ज़ूस्पोर कौन से एनवायरनमेंट में बन रहे हैं, फेवरेबल एनवायरनमेंट में। जबकि वही वाटर मीन्स की पानी का अमाउंट, पानी की क्वांटिटी बहुत अच्छी हो, जहाँ पर भी ये रह रहे हैं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ना हो, टेम्परेचर अप्रोप्रिएट हो, सनलाइट की अवेलेबिलिटी हो, तब ज़ूस्पोर बन रहा है। ज़ूस्पोर में क्या हो रहा है कि जो सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक होता है। श्रिंक होने के साथ साथ जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइडेड हो जाएगा। मीन्स कि ऐसे कि जैसे एक सेल की हम बात करें तो एक सेल में इमेजिन कीजिए कि साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया, और श्रिंक होने के साथ साथ जो न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे पीसेज में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। और ये जो श्रिंक हो रहा है साइटोप्लाज्म, ये इनके सराउंडेड कलेक्ट होता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है इस तरह से। और जब ये इनके चारों तरफ कलेक्ट हो रहा है तो देन इनके एपिकल पार्ट पर या कहीं और भी, जैसे फियोफाइसी में हम देखेंगे लैटरल, और क्लोरोफाइसी में देखेंगे हम एपिकल पार्ट पर, यहाँ पर फ्लेजला डेवलप हो जाते हैं, जो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिपेंड करता है कि कौन सी एल्गी है, क्लोरोफाइसी की है कि फियोफाइसी की है। तो मुद्दे की बात ये है कि ये जो डेवलप हुए हम समझ सकते हैं कि इन पे फ्लेजला मिल रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि मोटाइल होंगे। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जब ये पूरी तरह से यहाँ पर बन गए तो सबसे पहले तो इनकी प्लॉयडी कंडीशन भी याद रखें कि ये कैसे हैं, ये हैप्लॉयड है। रीजन ये है कि एल्गी खुद, एल्गी की जो बॉडी होती है वो खुद कैसी होती है, हैप्लॉयड होती है, अगुणित। और यहाँ सिंपली न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हुआ है। सिंपली जब न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हुआ है, न्यूक्लियस छोटे छोटे पीसेज में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है, तो न्यूक्लियस का जो डिवाइडेशन हुआ है वो एक तरह से कह सकते हैं कि मल्टीपल फ्यूजन है। और वो जो छोटे छोटे पीसेज, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, हर टुकड़ा एक स्पोर की फॉर्म में डेवलप हो रहा है। और जब बाहर पॉन्ड में क्या हो रहा है कि ये जो वॉल है ये रैप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, और वॉल जब रैप्चर हुई तो ये जो स्पोर्स हैं ये फ्री हो गए। और जो स्पोर्स फ्री हुए, ये आगे समझाने की जरूरत नहीं है कि हर स्पोर एक नई एल्गी को बनाने की, मीन्स की नई संतति को बनाने की, नई प्रोजेनी को बनाने की कैपेसिटी रखता है। कैसे कि ये फ्लोटिंग करते 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 जाएंगे, कहीं किसी एक जगह पे टिक जाएंगे, देन इनके जो फ्लेजला होते हैं वो शेड हो जाते हैं, देन इनमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, माइटोसिस डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। माइटोसिस डिवीज़न करके ये क्या बना देंगे, इसी तरह का फिलामेंट बना देंगे। मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है ये वापस से जर्मिनेट होकर ये स्ट्रक्चर बना देगी। तो सिंपल हम इसको क्या नेम दे रहे हैं, ज़ूस्पोर। ज़ू मीन्स की चल बीजाणु, हिंदी में कहेंगे चल बीजाणु, ज़ूस्पोर। ज़ू क्यों बोला, क्योंकि मोटिलिटी की इसमें कैपेसिटी मिल रही है, इसलिए ज़ूस्पोर बोल दिया। नेक्स्ट कंडीशन समझना। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि इमेजिन कीजिए कि जो साइटोप्लाज्म था वो श्रिंक हुआ और जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइडेड हुआ, लेकिन फ्लेजला डेवलप नहीं हुआ है। मतलब कंडीशन ये वाली है कि जैसे ये वाली कंडीशन कि ये स्पोर तो बने, साइटोप्लाज्म इनके सराउंडेड कलेक्ट हो गया, पूरा प्रोसेस वैसे ही हुआ है जैसे कि यहाँ था,
लेकिन इसमें क्या हुआ कि फ्लेजला डेवलप नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ कि फ्लेजला डेवलप नहीं हुए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है। तो अनफेवरेबल अगर एनवायरनमेंट की, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, टेम्परेचर अप्रोप्रिएट नहीं है, सनलाइट की हो सकता है अवेलेबिलिटी ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब एडवर्स कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो इसमें क्या हुआ कि यहां पर फ्लेजला डेवलप नहीं हुए, और फ्लेजला डेवलप नहीं हुए हैं, और इमेजिन कीजिए कि ये ऐसे कैसे ही है, रिलीज भी नहीं हुए, है ना। तो रिलीज भी नहीं हुए हैं, ऐसे कैसे ही हैं, कब रिलीज होंगे कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगी। तो अब इसको क्या नेम दे दिया हमने कि मोटिलिटी तो इसमें मिल ही नहीं रही है, तो इनको हमने नेम दे दिया एप्लेनोस्पोर, मीन्स की नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर मीन्स की हिंदी में कह सकते हैं हम अचल बीजाणु। मोटिलिटी नहीं मिल रही इनमें, ये कब फ्री होंगे? जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगे। सर कुछ इसी तरह की जो कंडीशन मिल रही है वो ऐसे मिल रही है। देखना कि इमेजिन कीजिए कि ये जो सेल है, इसमें जो साइटोप्लाज्म है, इसकी प्रोटोप्लाज्म, वो श्रिंक हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइडेड नहीं हुआ, है ना। कंडीशन समझना कि न्यूक्लियस डिवाइडेड नहीं हुआ। कि जैसे एक और कंडीशन हमने ली, ये सेल है और इस सेल में साइटोप्लाज्म तो श्रिंक हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइडेड नहीं हुआ, और ये एक न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में है और इसके सराउंडेड, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट होके इसके चारों तरफ कलेक्ट होके ये रह गया बस। अब ये क्या, ये तो एक ही स्पोर बना, यस एक ही स्पोर बना। ये भी कौन सी कंडीशन में बना? ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बना। और ये जो एक स्पोर बना है, इस एक स्पोर को हम नेम दे रहे हैं हिप्नोस्पोर। ये हो गया हिप्नोस्पोर। हिंदी में कहेंगे सुप्त बीजाणु। हिप्नोटाइज जिसे कहते हैं ना, कि एप्लेनोस्पोर और हिप्नोस्पोर क्या है कि ये अपनी लाइफ को सस्टेन करने का, अपनी लाइफ को निलंबित रखने का एक तरीका है। अपनी लाइफ को ये सस्टेन क्यों कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ये निलंबित क्यों कर रहे हैं? अपनी लाइफ को इसलिए निलंबित कर रहे हैं क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है, बाहर आएंगे तो मारे जाएंगे, अपनी लाइफ को बचा नहीं पाएंगे। तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ को, अपने मेटाबॉलिज्म को ठप कर दिया। और लॉन्ग टाइम तक, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी, ये ऐसे ही रहेंगे। ये हिप्नोस्पोर और एप्लेनोस्पोर। इसी में एक नेक्स्ट टाइप भी समझना कि मान लीजिए ये एक सेल है, ये सेल है, यूलोथ्रिक्स का ये एग्जाम्पल चल रहा है, तो यूलोथ्रिक्स के बेस पे ही समझते हैं कि यूलोथ्रिक्स की एक सेल है ये। और इस सेल में भी क्या हुआ है कि साइटोप्लाज्म श्रिंक हुआ है, न्यूक्लियस का डिवाइडेशन नहीं हुआ, लेकिन साइटोप्लाज्म के बाहर, यानी कि वॉल के जस्ट अंदर की तरफ एक हार्ड वॉल और बन गई है, ऐसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडेड साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो गया। इमेजिन कीजिए कि ये कलेक्ट हो गया और पूरी सेल एक स्पोर में कन्वर्ट हो गई। रीजन कि एक हार्ड वॉल इनके चारों तरफ बन गई, ये हार्ड वॉल बन गई। छोटा सा डिफरेंस है हिप्नोस्पोर और इसमें, बहुत छोटा सा। हिप्नोस्पोर में हार्ड वॉल नहीं बनी थी, यहां हार्ड वॉल बन गई, और अब ये पूरी सेल ऐसे ही रहेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये भी अपनी लाइफ को सस्टेन करने का एक तरीका है। एडवर्स कंडीशन में बनी है,
उसी एडवर्स कंडीशन में जबकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, कुछ ज़्यादा ही डेफिशिएंसी हो गई, पानी बिल्कुल सूख चुका है, बिल्कुल अनफेवरेबल कंडीशंस, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठप, वही अपनी लाइफ को बचाने का एक तरीका। तो ये जो स्पोर बना, इट इज कॉल्ड एकाइनिट। इस कंडीशन को हमने क्या कह दिया? एकाइनिट। एकाइनिट। तो ज़ूस्पोर कब बना है? फेवरेबल कंडीशंस में। एप्लिनोस्पोर कब बना है? अनफेवरेबल कंडीशंस में। हिप्नोस्पोर कब बना है? अनफेवरेबल कंडीशंस में। और एकाइनिट कब बना है? अनफेवरेबल कंडीशंस में। एकाइनिट के है बेटा, एकाइनिट अनफेवरेबल कंडीशंस में। अनफेवरेबल कंडीशंस में एक और मेथड हो सकता है, पामेला। कैसे? कि इमेजिन कीजिए कि ये एप्लेनोस्पोर्स हैं और ये एप्लेनोस्पोर्स सपोज कीजिए कि रिलीज होने लगे थे, कि जैसे ये सेल है और यहां से ये स्पोर्स रिलीज होने लगे। इवन ये ज़ूस्पोर भी हो सकते हैं, ये रिलीज होने लगे। और जब रिलीज हो रहे थे ना, तभी कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस क्रिएट हुए कि अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट हो गई जब रिलीज हो रहे थे। रिलीज फेवरेबल कंडीशंस में होता है और कुछ ऐसा हुआ कि जब रिलीज हो रहे थे तभी अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट हो गई। तो अपने आप को बचाने के लिए करे क्या? तो अपने आप को बचाने के लिए इनके सराउंडेड एक म्यूकस की लेयर बन जाती है। और म्यूकस की ये जो लेयर है, ये म्यूकस की लेयर आर्टिफिशियली इनको मॉइस्टेड यानी कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट इसको प्रोवाइड करेगी। अब ये म्यूकस की जो लेयर है इनके चारों तरफ, ये इनको बचाए रखेगी। एक आर्टिफिशियली इनके चारों तरफ एक्वाटिक मीडियम इन्होंने क्रिएट कर दिया। और कब तक रहेगा ऐसा? जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस रहेगी। और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये रिलीज हो जाएंगी, ये रिलीज हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा, हिप्नोस्पोर भी रिलीज हो जाएगा, ये भी रिलीज हो जाएंगे। और रिलीज होने के बाद समझाने की जरूरत नहीं है कि हर स्पोर में कैपेसिटी होती है कि वो जर्मिनेट होके एक नई प्रोजीनी बना देगा। मीन्स कि फिर इसकी बात हो, फिर इसकी बात हो, या इसकी बात हो, या इसकी बात हो, ये सब, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब एक नई प्रोजेनी बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो डिफरेंट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, बाय द ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में बनेगा, एप्लेनोस्पोर अनफेवरेबल में बनेगा, हिप्नोस्पोर अनफेवरेबल में बनेगा, देन एकाइनिट अनफेवरेबल में बनेगा, पामेला स्टेज भी अनफेवरेबल में बनेगी। इसको मैं नेम लिख देता हूं यहां पर, पामेला, पामेला स्टेज। तो पामेला स्टेज भी अनफेवरेबल कंडीशंस में बन रही है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड हो गया। हल्का सा एल्गी की स्ट्रक्चर के बारे में भी हम कॉमन बातें याद रखें। बोर्ड में यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं वैसे ही बोल देता हूँ, आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि एल्गी यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर से लेके फिलामेंटियस और मैसिव प्लांट बॉडी तक की स्ट्रक्चर इसमें मिलती ही है, वो हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं। इसके अलावा सेल में अगर हम वॉल की बात करें तो वॉल में बड़ी वैरायटीज़ हैं। बेसिकली सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन तो मिलता ही है। इन सब के अलावा जब हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे कि जो फियोफाइसी है, उसकी ब्राउन एल्गी, तो फियोफाइसी में एल्जिन लेयर मिलती है जो जिलेटिनियस लेयर होती है सराउंडेड टू वॉल। और रोडोफाइसी में हम डिस्कस करेंगे कि रोडोफाइसी में उसकी रेड एल्गी में पॉलीसल्फेट एस्टर मिलता है वॉल में। कुछ ग्रीन एल्गी में
कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलता है, कुछ में ग्लैक्टेंस मिलेगा, मैनेंस मिलेगा। मतलब वाल के बेस पे अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस मिलते हैं। कौन कौन से? सेलुलोज, पैक्टिन, ग्लैक्टेंस, मैनेंस, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्जिन, पोली सल्फेट एस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैलाइड स्ट्रक्चर है तो नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ, न स्टेम है, न रूट है, न लीफ है। टिश्यू सिस्टम भी एब्सेंट है, टिश्यू सिस्टम भी नहीं मिलेगा एल्गी में। एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है जिसको हम थैलाइड स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो इसकी जो सेल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है उसमें भी, लेकिन साइज़ और शेप के बारे में हम बात करें तो उसमें वेरिएशंस हैं। और कॉमनली सब सेल की स्ट्रक्चर एक जैसी ही हुआ करती है। पायरेनॉइड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट जो डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आइसपोट, आप एक स्ट्रक्चर और याद रख सकते हैं, आइसपोट। जैसे क्लेमाइडोमोनास में, जैसे इमेजिन कीजिए कि ये क्लेमाइडोमोनास है, तो क्लेमाइडोमोनास में कि भाई ये कप शेप का क्लोरोप्लास्ट हो गया। पायरेनॉइड भी यहाँ पर मिल रही हैं, ये पायरेनॉइड भी मैंने बना दी, ये इसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ आई स्पॉट के बारे में आप अलग से याद रख सकते हैं कि एक ऑरेंज येलो कलर का स्पॉट मिलता है, इसे हम आई स्पॉट हिंदी में कहेंगे द्रक बिंदु, इनमें मिला करता है। ये फोटोसेंसिटिव हुआ करता है, प्रकाश संवेदी, मतलब कि ये इनको ज्ञान देता है, इनको सेंसरी प्रोवाइड करता है सनलाइट के लिए। तो कुछ इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो भी हम याद रखें। तो कुल मिला के बात ये कि एल्गी से रिलेटेड जो कॉमन फीचर्स हैं, हैबिटेट, देन उसकी शेप, साइज़, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इससे रिलेटेड और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हमने डिफरेंट वीडियोस में इन सबको डिस्कस कर लिया है। तो एल्गी इस तरह से पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर हम फिर से मुलाकात करेंगे। ओके, गुड बाय।